हाँ, तो आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ अम्बेडकर पार्क में लखनऊ घूमने के लिए। और ये सन 2003 में मायावती जी जिस समय मुख्यमंत्री थी उनके द्वारा उद्घाटन किया गया पार्क है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। और ज़्यादा इतिहास के बारे में जानना है तो हमारे आदित्य मोहन जी से मिलिए और ये बताएंगे हिस्ट्री के बारे में। इनको कुछ विशेष जो जानकारी है हमारे से शेयर करेंगे प्लीज़। तो मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि भारत में अंग्रेज कैसे आए थे। भारत में अंग्रेजों से आने से पहले भी बहुत से बाहर से फॉरेनर्स आए थे। सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज़, जो थे गोवा में आए थे। उनमें से ही एक थे जिनका नाम था, क्या नाम था, जिन्होंने भारत की खोज की, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में आए थे ईस्टर्न कंट्रीज से, तो इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने भारत की खोज की। भारत तो पहले से था, ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए उन्होंने सबसे पहले बताया कि भारत भी एक कंट्री है जो वेस्ट में लाई करता है। उसके बाद फ्रेंच आए, जर्मन आए, डच आए, लास्ट में आए ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स आने के बाद क्या किए, वो आए थे सूरत में सबसे पहले। तो सूरत में आने के समय, उस समय था मुग़ल राज भारत में, तो वो गए थे अकबर के पास। 1606 की बात है जब ब्रिटिशर्स आए थे। तो जब वो अकबर के पास गए तो उन्होंने यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाने का परमिशन मांगा। तो पहले तो परमिशन ग्रांट नहीं किए, पर फिर ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहुत सारे प्रीशियस गिफ्ट दिए, ज्वेल्स दिए, गोल्ड दिया और अलग अलग टाइप के स्टोन्स भी दिए, प्रीशियस स्टोन। तो उससे अकबर मान गए। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने बाकी जितने वेस्टर्न, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बाकी सारी कंपनीज़ को हटाने के लिए सबसे हाई टैक्स देने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में 100% टैक्स देती थी, बाकी सब 10% टैक्स देते थे। उस समय टैक्स चोरी करने लगते थे। तो टैक्स इतना हाई देने की वजह से जितने भी बाकी सब राजा थे उन्होंने दूसरे को हटाना स्टार्ट किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्विटेशन दिया कि आइए, हमें भी रेवेन्यू होगा। 100% टैक्स बहुत होता है। तो धीरे धीरे वो हुआ। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो जितने भी बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के शिप्स थे, जो भी डच के थे, पोर्तुगीज़ के थे, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया वाटर में फाइट करके। और अल्टीमेटली सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बची। उस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूलिंग में नहीं थी। उसने बस अपने सारे कंपटीटर को हटा दिया था और पूरे इंडिया में अपने कब्जे जमा दिया था। मार्केट में उसका बहुत हाई शेयर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन लोगों को एम्प्लॉय बनाती थी, उनसे काम करवाती थी और उनसे जो आता था उसका टैक्स यहाँ के मुगल्स को देती थी और बाकी अपने कंट्री में अपने पास रखती थी। बात यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपटीटर्स ब्रिटेन से भी बहुत सब थे, बट उसके पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना अच्छे से पकड़ बता के बैठा था कि बाकी और किसी कंट्री को मौका, किसी और कंपनी को मौका नहीं मिल रहा था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 वो बनवाए, क्या बोलते हैं, गोदाम। तो एक मद्रास में, एक कोलकाता में और एक बॉम्बे में बनवाया। तो इस टाइप से वो इंडिया को कवर किए थे 3 साइड से। उन्होंने बोला तो था कि यहाँ पे हम अपने गुड्स को रखेंगे, बट एक्चुअल में वहाँ पे वो अपने आर्मरी को सेव कर रहे थे। उन्हें बनाते बनाते टाइम बीतता गया। फिर औरंगजेब के देहांत के बाद, जब उनका देहांत हो गया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने टैक्स देना कर दिया बंद। और उसके बाद सारे जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के जो भी महाराजा थे, राजा थे, सब के अंदर मचिया खलबली कि क्या हुआ भाई, रेवेन्यू बंद हो गया हमारा। तो सब गए ब्रिटिश ऑफिसर्स से बात करने कि या तो तुम टैक्स दो, नहीं तो इंडिया छोड़ के जाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, बाकी वो तो ठीक है, हम छोड़ के चल जाएंगे, पहले आप हमारा गोडाउन देख लीजिए। तो गोडाउन के नाम पे उन्होंने फोर्ट बनवाया था और फोर्ट में रखे थे भर भर के आर्मरी। तो उतना आर्मरी देख के इंडियन राजा का पैर के नीचे ज़मीन खिसक गया। अब उन लोग का होश फाकता था कि इतना आर्मरी से लड़ने के लिए उनकी सेना इनफ नहीं थी, क्योंकि वो टूट के बिखरे हुए थे।
औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल एम्पायर था वो टूटने लगा था, और वो ब्रिटिशर्स के लिए बेस्ट टाइम था। 1757 की बात है ये, 1757। बिल्कुल सर। उस समय उन्होंने वो अपना रूल स्टार्ट किया, वहाँ पे रूल स्टैब्लिश किया, और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के जो एम्परर थे उन्हें बोला कि आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, हम आपको पेंशन देंगे, आप हमें अपना काम करने दीजिए, यू डोंट डिस्टर्ब अस, विल नॉट डिस्टर्ब अस। और अंग्रेज किया करते थे कि एक स्टेट को बोलते थे कि हम आपको उस स्टेट से बचाएंगे, आप हमें वो टैक्स दो, और उसको बोलते थे कि हम आपको उससे बचाएंगे और आप हमें टैक्स दो। तो दोनों से टैक्स लेके दोनों को बचाने का सिर्फ नाटक करते थे। ऐसे करते करते टाइम बीतते गया, 100 साल बीत गया। ब्रिटिशर्स इंडिया पे ऐसे इंडिया को एक्सप्लॉइट करते रहे, इंडिया के जंगल काट के अपना शिप बनवाते थे। इंडिया के जंगल काट दिया गया लंदन में रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। ऐसे होते होते आया टाइम 1847 का, जब इंडिया में फर्स्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट हुआ था। तो उस समय की बात है, वो रिवॉल्ट होने का मेन वजह ये था कि ब्रिटिशर्स ने जो उनके मुशरक होते थे उसके लिए न्यू कार्टिलेज बनाया था। तो वो जो कार्टिलेज था वो एक्चुअली एनिमल्स के फैट से बनता था। तो उसको अब जो उस एनिमल फैट में पिग फैट, काउ फैट सबको यूज़ किया जाता था। तो जो हिंदूज थे जिनकी इंडिया में मेजॉरिटी थी, वो गाय को उनके लिए पवित्र है। तो उस स्वतंत्रता संग्राम यहीं से शुरुआत हाँ। हुई थी। तो उस कार्टिलेज को मुंह से फाड़ना पड़ता था, तो इसलिए उन्होंने रिवॉल्ट किया कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। और जो मुस्लिम्स थे उनके लिए पिग खाना वो उनके कल्चर के हिसाब से नॉट अलाउड है, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि हम नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने किसी तरह से झूठ बोल बाल के वो करवाया, पर जब इंडियंस को पता चला तो इंडियंस ने उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। रिवॉल्ट करके मार्च किए दिल्ली तक। दिल्ली में जाके जो वहाँ पे मुगल एम्पायर के लास्ट बादशाह थे जो बहादुर शाह जफर सेकंड, तो उनके पास गया और उन्हें अपना वो लीडर घोषित कर दिया गया और रिवॉल्ट को स्टार्ट किया गया कि अब ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटाना है। रिवॉल्ट ज़्यादा टाइम तो नहीं चल पाया, पर फिर ब्रिटिशर्स ने वापस अपना कब्जा जमा लिया और बहादुर शाह जफर को जेल में भेज दिया गया। और तब से फिर ब्रिटिश एम्पायर का फुल फ्लेज हो गया इंडिया पे कैप्चर है। उसके बाद फिर 1921 में, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट शायद उस ईयर में गांधी जी आए थे। 1917 में आए थे 1917 में साउथ अफ्रीका से 1917 में आए थे गांधी जी। तो जब वो आए थे तो वैसे सॉरी 15 में आए थे, 17 में उनका चंपारण आंदोलन हुआ था। 15 में आए थे। 15 में आए थे तो उसके बाद 2 साल उन्होंने सिर्फ घूमा था। वो ऐसा कुछ ये सोच के नहीं आया था कि आएंगे ब्रिटिशर्स को हटाएंगे, वो बस इंडिया का भ्रमण करने के लिए 2 साल तक घूम रहे थे। उसके बीच में उनसे मिलने एक आए थे, उनका चंपारण से आए थे, वो चंपारण के फार्मर्स की प्रॉब्लम को लेके। उनका नाम क्या था मुझे, हाँ, राजकुमार शुक्ला गए थे उनसे मिलने। तो गांधी जी ने उन्हें बोला कि आप 2 साल बाद मुझसे मिलने आइए। तो राजकुमार शुक्ला वापस चल गए। उनका प्रॉब्लम वो ये प्रॉब्लम लेके आए थे कि जो चंपारण में, बिहार के चंपारण में जो लोग मजदूरी करते, जो इंडिगो का फार्मिंग करते हैं, उनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़बरदस्ती इंडिगो का फार्मिंग करवाती है और उससे बहुत कम फार्मर्स को प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट मिलता ही नहीं है, इवन लॉस होता है। और एक बार इंडिगो के फार्मिंग के बाद जो सॉइल फर्टिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो उसके बाद फिर उस सॉइल को 2-3 साल छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उस समय फर्टिलाइज़र्स और यूरिया और वो सब NPK इतना नहीं था यूज़ में बहुत कम था। इंडिया में सब नहीं था, आम फार्मर्स के पास वो अवेलेबल नहीं था। तो फिर 2 साल बाद राजकुमार शुक्ला वापस गए गांधी जी के पास इस प्रॉब्लम को लेकर कि ये है। तो गांधी जी इस चीज़ को देखे कि ये इंसान 2 साल बाद भी मेरे बात को याद रख के आया है मुझसे मिलने, तो देखना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। तो गांधी जी गए
चंपारण गए तो वहाँ के फार्मर से उन्होंने बात किया। फार्मर से बात करके उन्हें महसूस हुआ कि प्रॉब्लम बहुत गंभीर है। तो गांधी जी ने किया चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह में सिर्फ वायलेंस से दूर रहना था, नॉन वायलेंस था वो एक्ट। गांधी जी वायलेंस के सख्त खिलाफ थे। उनका ये कहना था कि कोई एक थप्पड़ मारे एक गाल पे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, और 2 थप्पड़ मारे तो फिर से गाल आगे करना चाहिए। तब तक थप्पड़ खाइए जब तक सामने वाले को शर्म आए और वो थप्पड़ मारना बंद ना करे, और उसे ह्यूमिलिएट फील करवाइए कि तुम गलत कर रहे हो, उसे बताइए ये चीज़। गांधी जी का ये कहना था। इसमें 2 थप्पड़ 3 थप्पड़ की कोई बात नहीं है। तो सत्याग्रह हुआ। उसके बाद गांधी जी ने बोला कि अब छोटे छोटे मूवमेंट से कुछ नहीं होगा। उन्होंने किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने ये बोला कि इंडियंस एक्चुअली ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे हैं। इंडियंस ब्रिटिशर्स के पोस्ट पे काम करते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे हैं। इंडियंस ब्रिटिशर्स को सामान बेचते हैं, इसलिए वो यहाँ पे हैं। उनका कपड़ा खरीदते हैं, इसलिए वहाँ यहाँ पे हैं। तो उनके जो सामान है उसे खरीदना छोड़ दीजिए, जो उनके यहाँ जॉब कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। तो ये बहुत बड़ा मास मूवमेंट था। गांधी जी बहुत बड़े लीडर थे, तो उनके बात मान के पूरे, हालांकि बहुत नहीं फैला था उस समय, पर मेन सिटीज़ में से जितने भी लॉयर्स थे, जितने भी टीचर्स थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी सरकारी जो वर्कर्स थे, उन्होंने अपना जॉब क्विट कर दिया, जॉब छोड़ दिया, जाना छोड़ दिया। सब बैठ के धरने पे कि गांधी जी ने बोला है ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करना है। तो इसको लेके ये मूवमेंट चला था। इससे ब्रिटिशर्स को लगा कि ये गांधी जी कोई अच्छे लीडर हैं। तो फिर ब्रिटिशर्स ने थोड़ी दिन तो उन्होंने भी कॉपरेट किया कि ये चल रहा है, थोड़े दिन चलेगा फिर हट जाएगा। फिर ये हुआ, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इसको गांधी जी कभी अबॉलिश नहीं किए थे, ये इवेंचुअली हो गया था। इसके होने का कारण ये था कि लोग इतने उनके पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा नहीं था कि वो कुछ टाइम तक ब्रिटिशर्स के पास काम किए बिना चल सके, क्योंकि इवेंचुअली उनका पैसा ख़त्म हो रहा था, उनको कुछ खाने के लिए सामान नहीं बच रहा था, तो उन्हें काम करने वापस जाना पड़ा। स्टूडेंट्स को पढ़ना था, तो पढ़ने के लिए उस समय इंडिया में मदरसा और जो वो सब थे उतने इस्टेब्लिश नहीं, तो यूनिवर्सिटी में वापस लौटना पड़ा। और ऐसे होते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म होने के बाद गांधी जी ने किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इस मूवमेंट ने बोला कि 1 साल के अंदर 1 से 2 साल में ब्रिटिशर्स इंडिया से चल जाएंगे। उन्होंने ऐसा बोला। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत जोर और शोरों से हुआ था। और डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में था कि कॉपरेट नहीं करना था। इसमें उनके लॉज, इसमें उनके जो रूल्स थे उन्हें डिसोबे करना था, उन्हें बॉयकॉट करना था। जो भी ब्रिटिशर्स के कपड़े थे उन्हें जलाया गया। इस सिविल डिसोबीडियंस का स्टार्ट हुआ था साल्ट मार्च से। गांधी जी दांडी यात्रा किए और उन्होंने साल्ट रॉड तोड़ा। उन्होंने साल्ट खुद से बनाया और कहा कि ये एक आम इंसान की ज़िंदगी की इम्पॉर्टेंस चीज़ है, इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। और उस दिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। ये मूवमेंट बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था। चलते चलते कुछ एक इस मूवमेंट के बीच में हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसमें जलियांवाला बाग में बैसाखी का टाइम चल रहा था। पंजाब में था उस समय मार्शल लॉ, और ये जो बाहर से वहाँ लोग गए थे बैसाखी का उत्सव मनाने, उन्हें नहीं पता था। तो वो सब जलियांवाला बाग में इकट्ठा होके मेला घूमने के लिए गए थे। तभी जनरल डायर को पता चल गया उस चीज़ के बारे में। तो उस जो पार्क था जलियांवाला पार्क, उसमें एंट्रेंस एक ही था और एग्ज़िट एक था। तो उसके ब्लॉक करके जनरल डायर ने ओपन फायरिंग करवा दिया। उसमें बहुत से बच्चे मरे, बहुत से मेल मरे, बहुत से फीमेल्स मरी। उसके बाद इस चीज़ को लेके जनरल डायर को सस्पेंड भी किया गया कि आपने क्या सोच के बच्चों पे गोली चलवाई।
औरतों बच्चों औरतों बच्चों बूढ़ों सभी सब पे क्यों? तो क्या सोच के आपने चला? ये बहुत ही इनह्यूमन एक्टिविटी था। जी। इससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ। फिर आगे चलते हुए एक पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ पुलिस वाले जो कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, उन्होंने कुछ सत्याग्रही को पीट दिया। तो उससे पूरे भीड़ में आ गया गुस्सा और उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। तो इससे गांधी जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि वो पीटने दो, हमें हाथ नहीं चलाना है, नॉन वायलेंस को फॉलो करना है। तो नॉन वायलेंस को क्यों वायलेट हुआ था, इसलिए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया। फिर साइमन कमीशन आया था इंडिया में कि इंडिया में करेंगे हम लोग कुछ इंडियंस के लिए भलाई। क्या इंडियंस के लिए भलाई करते? उस साइमन कमीशन में एक इंडियन नहीं था, सब ब्रिटिशर्स थे। इसीलिए उनका स्वागत किया गया गो साइमन बैक के स्लोगन से। उसके बाद फिर गांधी जी को बुलाया गया सेकेंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए। तो फर्स्ट में गांधी जी नहीं गए थे, सेकेंड का कभी कोई नतीजा नहीं निकला। उसी बीच में हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट्स। उसमें पूरे के पूरे गांव को रात में ही डेड कर दिया गया था। फिर उसी में आए अंबेडकर जी। तो उन्होंने ये जैसे जो INC था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें जितने भी पुअर या फिर दलित्स थे उनकी बातों को कम वैल्यू दिया जाता था, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि अगर इनके बातों को ज़्यादा वैल्यू देने लगेंगे, इनके ज़्यादा हित में रहेंगे, तो जो रिच फार्मर्स है उनका सपोर्ट हमसे चल जाएगा, तो हमें दिक्कत होगा। इसलिए वो उस चीज़ को लेके कम करते थे। तो जो अंबेडकर जी थे वो खुद एक दलित समाज से आते थे, तो उन्होंने ये सोचा कि जितने भी दलित्स हैं उनके भलाई के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसको लेके उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें ये चीज़ होगा कि जो वोटिंग होगा उसमें रिजर्वेशन होगा। एक चीज़ तो जो भी बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन होगा, और जो वोटिंग होगा जिसमें जो इलेक्शन में खड़े होंगे लीडर्स जो भी बैकवर्ड होंगे उनको सिर्फ बैकवर्ड ही वोट कर सकते हैं। तो उसका गांधी जी ने अपोज किया, बोले कि रिजर्वेशन हम देने के लिए रेडी हैं, बट ये वोटिंग सिस्टम नहीं रहने देंगे, ये वोटिंग सिस्टम अच्छी बात नहीं है। तो इस बात को लेके दोनों में बहुत कन्फ्लिक्ट रहा और लाइफ टाइम इन दोनों में कन्फ्लिक्ट रहा, कभी दोनों की बनी नहीं इस चीज़ को लेके। इवेंचुअली बाबा भीमराव अंबेडकर मान गए और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, और ब्रिटिशर्स तो 1947 में ही चल गए थे। उसके बाद इंडिया एक नेशनलिस्ट कंट्री बन गया, और फिर ये रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का वो बनाया। एक्चुअल में तो कोई भारत माता नहीं होती, पर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग के लिए इस चीज़ को बनाया गया था। कंसेप्ट आया। और फिर वंदे मातरम जैसे अपने देश के गीत को लिखा गया, और ऐसे होते हुए इंडिया एक नेशनलिस्ट कंट्री बन गया। और इस तरह ये जर्नी थी इंडिया की एक एम्पीरियल स्टेट से नेशनलिस्ट कंट्री बनने में। थैंक यू।